चलिए और बताइए कैसे हैं हमारे सभी मित्र। तैयारी आपकी कैसी चल रही है? तो आप ऐसा देख रहे हैं कि जैसे ये क्लास आप चालू किए होंगे तो इसमें आपको ऑफलाइन क्या दिखाई पड़ रहे होंगे? ऑफलाइन ये डिजिटल पे क्लास अभी ना लेकर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्लास अभी फिलहाल आपके लिए जाएंगे। लगभग 10 दिन तक क्लास इसी तरीके से चलेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम चल रहा था उस एग्ज़ाम के सिलसिले में भोपाल आना पड़ गया है, इसके वजह से। तो जो हम सब ग्रुप डी की तैयारी के लिए हम सब जो साइंस के टॉपिक्स लेकर के चल रहे थे, उस टॉपिक्स में हम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग टोटल प्रीवियस साल 245 क्वेश्चन पूछा था, उसमें से कुछ ही प्रश्न मात्र किए थे। ठीक है, 1420 प्रश्न तक करके हम सब रुक चुके थे और ये हम इजी टू हार्ड लेवल की ओर आगे की ओर बढ़ रहे थे, इसीलिए 1500 कुछ से हम चलना शुरू किए थे फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि ये पीछे की ओर घटते आ रहे थे और 1420 तक हम क्या किए थे, पहुंचे थे पिछली क्लास में। और यहाँ प्रयास ये करेंगे कि अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो क्लासें हो रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके कवर करवाए जाएं, क्योंकि जब एग्ज़ाम का डेट अगर 3 अगस्त से दिया है तो एग्ज़ाम अवश्य लेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले पहले जो भी हमारे पास 2500 समथिंग जितने भी प्रीवियस ईयर के जो साइंस के प्रश्न है वह सभी साइंस के प्रश्न कंप्लीट कर लें। और हम आपसे वादा जो किए हैं कि स्पेशल मैराथन क्लास 5 से 6 घंटे के टॉपिक्स बाय टॉपिक्स अवश्य लाए जाएंगे, तो वो भी जल्द आएगा, जिसमें से फिजिक्स के 2 वीडियो होंगे, केमिस्ट्री के 2 वीडियो होंगे और बायो के 2 वीडियो होंगे। इस मात्र 6 वीडियो में ही टोटल साइंस को कवर करवा दिया जाएगा। हो सकता है यहाँ हम बैठे अभी फिलहाल हैं, एग्जाम एक दिन absent करके जो दिया है, तो यहीं से इन चीज़ों को कवर करवाते हुए निकले। ठीक है, चलिए आते हैं और यहाँ पे अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि 1420 नंबर का क्वेश्चन है, वो पीएच स्केल से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्पों को चुनें। मतलब यहाँ कथन ए और बी दिए गए हैं जिसमें से सही चीजों को चुनना है। जैसे एक कथन क्या करा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान जो 7 है वह उदासीन होते हैं। जैसे कि आप स्केल देखते हैं, अक्सर हम बनाते हैं स्केल, तो स्केल क्या बनाते हैं, जो 7 होता है वो उदासीन होते हैं, इधर 6 5 इस तरीके से घटते घटते 1 तक पहुंचते हैं और इधर 14 तक जाते हैं। जो कि जो 7 से कम पीएच मान होता है वह अम्लीय होते हैं और जो 7 से ज्यादा पीएच मान होता है वह क्षारीय होते हैं। अब इसमें देखिए कथन पहला क्या कह रहा, प्रबल अम्ल। तो जाहिर सी बात है कि जो 6 होंगे वो प्रबल अम्ल होंगे, कमजोर अम्ल होंगे, जबकि एक होगा जो वह दुर्बल अम्ल होंगे। तो ये तो चीज सही कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण पीएच 7 पर उदासीन होते। देखिए उतना आप मत पढ़िए, इस पॉइंट्स को अगर आप ध्यान नहीं भी दीजिएगा, फिर भी आप ये देख लीजिए कि पीएच मान जिसका 7 होता है वह क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो पीएच मान 7 वाले उदासीन हो गए। और कथन बी हमारा क्या करा कि सोडियम क्लोराइड NaCl। अब NaCl एक लवण है, तो नमक लवण एक तो है ही है जो कि उदासीन होते हैं, तो इसका दोनों कथन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इसका सही आंसर अगर हम लगाना चाहेंगे तो ए और बी दोनों कथन इसका क्या है, सही है। तो इस तरीके से हम इसे ए लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद और आते हैं इस प्रश्न को। देखिए क्या करा जा रहा, यदि विलायक की समान मात्रा में अधिक विलेय मिलाए जाए तो विलयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हम हर क्लास में जीरो से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ विलयन की सांद्रता की बात कही जा रही है, तो पहले विलयन आप समझिए। जैसे ये एक गिलास में पानी रखा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या किए गए हैं, इसमें चीनी के टुकड़े को डाल दिया गया है। तो आप देखिए कि इसमें ये जो डालने के बाद ये जो बना वह विलयन बना, अर्थात जो शरबत हमारा बनेगा वह विलयन बनेगा। अब इसमें एक विलेय होंगे, जो चीनी के टुकड़े डाले जा रहे हैं वो विलेय होंगे, ठीक है। और विलेय का डिफिनेशन भी वही चीज कहता है कि जिसकी कम मात्राएं हो वो विलेय होंगे, या जो विलायक में घुल जाता हो उसे विलेय कहते हैं। तो चीनी हो गया विलेय और विलायक हो गया पानी। यहाँ अब प्रश्न पे हम आते हैं, अब हम प्रश्न पे आते हैं कि यदि विलायक की समान मात्रा, मतलब कि कहने का मतलब एक गिलास पानी है, दूसरे गिलास में भी एक ही गिलास पानी है, पर अधिक विलेय मिलाते हैं, अर्थात किसी में पहले गिलास में अगर 1 चम्मच विलेय मिला रहे हैं और दूसरी गिलास में 2 चम्मच को विलेय को मिलाया जाता है, तो विलयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस गिलास में हम 1 चम्मच
चीनी डालेंगे उसकी सांद्रता कम होगी, और जहां पे 2 चम्मच चीनी डालेंगे उसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो क्या निलंबित कण हो जाएंगे, नहीं। या कम सांद्रित होगा, ये भी गलत है। या अधिक सांद्रित होंगे, अर्थात जिसमें विलेय की मात्रा को अधिक डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक का जल में विलयन करने पर पीएच मान सबसे अधिक होगा। अब इसमें यह कह रहा है कि इसमें से कौन से यौगिक हैं जो जल में विलीन कर दे, अर्थात जल में हम इसको मिला दें, जब मिला दें तो पीएच मान इसका सबसे अधिक होगा। अब पहले देखो इस चारों ऑप्शन में तुम देखो कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये क्षार होंगे, अब जब क्षार है तो पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। सिरका विलयन, अब सिरका है जो अम्लीय है, नींबू रस अम्लीय है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो अम्ल है। तो हम देख रहे हैं क्या कि BCD ये अम्ल है और मात्र एक ही है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो अब पीएच मान किसका ज्यादा होता है, सबको पता है कि पीएच मान 7 से जो अधिक होते हैं वही क्षारीय होते हैं। तो NaOH का जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के चलिए, अवश्य ही साइंस के सभी प्रश्नों को सही करके आइएगा। कोलाइड विलियन क्या है, ये पूछ रहा हमसे कि कोलाइड विलियन क्या है। देखिए यह केवल गैस वाला पारदर्शी मिश्रण है, बड़े कणों वाला एक समान मिश्रण है, सूक्ष्म कणों वाला विषमांगी मिश्रण है। देखिए तो इसमें जो कोलाइड हो जाएंगे वह एक विषमांगी मिश्रण होगा, ये तो निश्चित है। कोलाइड जो होंगे वह एक विषमांगी मिश्रण होंगे, पर कोलाइड विलयन कहेंगे किसमें, जिसमें जब अगर किसी चीजों को मिलाने पे जो विषमांगी मिश्रण हो पर इसके सूक्ष्म कण हो, तो ये सूक्ष्म कणों वाला विषमांगी मिश्रण होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प कोलाइड विलयन की एक विशेषता को संदर्भित करता है। जस्ट इससे पहले भी हमसे कोलाइड विलयन ही पूछा था और उस समय हम बोले थे आपको कि वहां भी विषमांगी मिश्रण होंगे, तो यहाँ भी विषमांगी मिश्रण ही होगा। और ये चारों ऑप्शन में देख रहे हैं मात्र एक ऐसा ऑप्शन है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। तो कोलाइड विलयन सूक्ष्म कणों वाला एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। एक विद्यार्थी तालाब से एकत्र मिट्टी और पानी के विषमांगी मिश्रण को अलग करना चाहता है, मतलब तालाब में के जो पानी है और उस पानी से मिट्टी को हटाना चाहता है। मिश्रण के बारे में आपकी समझ के आधार पर कौन सी विधि सबसे प्रभावित होगी और क्यों होगी, मतलब कि उसको मिट्टी को अलग करने के लिए कौन सी विधि आसान होगा। तो सबसे पहला क्या कहा जा रहा है कि क्या करेंगे वो विद्यार्थी, क्या करेगा, क्रोमैटोग्राफी, क्योंकि यह माध्यम में गति के आधार पर पृथक्करण करेंगे। देखिए अब गति करने से मिट्टी के या बालू के कण अलग नहीं होने वाला है पानी से, ठीक है, तो ये तो पहले ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा मिट्टी में मौजूद ठोस कण पानी में घुलते नहीं है, इसलिए छानने की प्रक्रिया आवश्यक है। ये बात सही है, मिट्टी के जो भी ठोस कण होते हैं वो घुलते नहीं है और इसको हम छान करके पानी से मिट्टी को अलग कर सकते हैं। सीध या वाष्पीकरण द्वारा, क्योंकि यह विलायक को हटा देता है। ये आसान विधि नहीं है, सबसे प्रभावी विधि जो पूछा जा रहा उसके बारे में हमें सोचना है। तो बी फॉर बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए मिश्र धातु हैं वायु, नींबू पानी और सोडा पानी। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में मतलब किस श्रेणी के विलयन का उदाहरण है, क्या क्या है, तो एक वायु हो गए, नींबू पानी हो गया और सोडा पानी हो गया। तो यह कैसा मिश्रण बनाएगा, तो यह एक समांगी मिश्रण बनाएंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। गैस में क्या पूछा जा रहा है, गैसों को द्रवित करने की स्थिति को क्या कहते हैं। अब गैस के द्रवित करने की स्थिति का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि जो हमारे LPG सिलेंडर होते हैं, उस LPG का जो सिलेंडर होता है उसमें गैस कैसे भरे जाते हैं, तो जब इसका दाब को बढ़ा दिया जाता है, इसके दाब को क्या कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं। दाब जब बढ़ेगा तो गैस हमेशा द्रव अवस्था में बनेंगे और साथ में यह ठंडा भी होगा, तो ताप कम जाएगा। क्योंकि जब हम सब के पास जो सिलेंडर आते हैं उसमें जब उसको जब दाबते हैं हम ना, प्रेशर जब इस पे देते हैं तो गैस तेजी से बाहर निकलता है, तो वो काफी ठंडा रहता है। इसलिए ये सही होंगे कि दाब को बढ़ा दो और तो ऑटोमेटिक ताप घट जाएंगे और गैस जो है द्रव अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ता दाब और घटता तापमान इसका मुख्य कारण है, स्थिति हो सकती है उस समय। कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सर्वोत्तम रूप से सपोर्ट करती है। देखिए
द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब दो तत्वों को एक साथ मिलाई जाती है तो उसका द्रव्यमान में ना तो विनाश होता है और ना ही द्रव्यमान बनते हैं, बल्कि उसके द्रव्यमान संरक्षित रह जाते हैं। उसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन है जो सपोर्ट उसको करता है। खुली हवा में कागज का जलाना। अभी बताओ, खुली हवा में अगर कागज को जला देंगे तो अब आप पूछिएगा कि सर कागज का द्रव्यमान पहले कुछ था, अब जला दिए कुछ हो जाएगा। ये एग्जाम्पल सपोर्ट ही नहीं कर रहा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। दूसरा कह रहा, खुली हवा में एल्कोहल का वाष्पीकरण। अब बोलिएगा एल्कोहल तो वाष्पित हो गया, बाद में उसका द्रव्यमान मापिए, तो हम कहाँ से मापेंगे, तो उसका ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा। एक सीलबंद कंटेनर में सिरका और बेकिंग सोडा का मिश्रण। हाँ, आप 2 लीटर सिरका और 2 लीटर बेकिंग सोडा मिला दीजिए, हम बोलेंगे जाहिर सी बात द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि दो दो 4 लीटर बन गए। ठीक है, तो ये कर रहा है, तो सी कर रहा है। खुली हवा में लोहे को गर्म करना, तो ये उसका नियम का पालन नहीं कर रहा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, साबुन का क्या पूछा जा रहा है, निर्मलन क्रिया उसके किस गुण के कारण होते हैं। तो साबुन का जो निर्मलन क्रिया होते हैं वो मिशेल बनाने की क्षमता के कारण होता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, द्रवों में पृष्ठ पर कणों। ठीक है, द्रवों में पृष्ठ पर कणों क्या पूछा जा रहा है, ये तो साबुन वाला हो गया ना। चलो, द्रवों में पृष्ठ पर कणों का वह लघु अंश जिसकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है और अन्य कणों के आकर्षण बल से अलग होने में सक्षम होते हैं, अंततः किस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। फिर से पढ़ो कि जो द्रवों में पृष्ठों पर जो कण होते हैं वह लघु अंश जिसकी गतिज ऊर्जा उच्च हो जाती है। अब द्रव के पृष्ठ अर्थात जैसे कि पानी को केतली में हम दे के गर्म करते हैं, तो केतली का ऊपर वाला पानी के जो कण होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो और साथ में आकर्षण बल अलग होने मतलब एक दूसरे को छोड़ने लगता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में हमसे पूछा जा रहा कि कौन से कथन सही है। अभिक्रिया होने पर द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता, पहला तो गलत है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण ये नहीं कहता है परिवर्तन कभी नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। पूर्ण व्यवस्थित फिर से तो व्यवस्थित होता है। एक समवर्ती निकाय के भीतर द्रव्यमान समय के साथ अपरिवर्तित रहता। हाँ, ये भी सही है, द्रव्यमान बदलते नहीं है। अभिक्रिया होता है तो परमाणु पुनः व्यवस्थित होता है, साथ में उसके द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो बी और सी हमारा सही आंसर हो जाएंगे। प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का। अब प्रबल अम्ल कहने का मतलब जिसका पीएच मान 7 के करीब होंगे, और प्रबल क्षार कहने का मतलब जो 7 के जस्ट नजदीक होंगे, तो वो 7 के बराबर हो सकते हैं, 7 के आसपास हो सकते हैं, तो 7 के बराबर ही होंगे। क्योंकि हम अभी जस्ट ऐसे जब क्लास की शुरुआत किए थे तो बताए थे 7 उदासीन होते हैं, और इस तरफ 7 से जो कम होते हैं वह अम्ल, और जो 7 से ज्यादा होता है वो क्षार। लेकिन 7 से जस्ट बगल में 7 ही को अगर मान लिया जाए तो ये एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है, और प्रबल क्षार का भी उदाहरण है, तो ये 7 के बराबर ही होते हैं। अगले प्रश्न आइए, किस यौगिक की आणविक द्रव्यमान 63 U है। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु है, तो शेष तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। जैसे इसमें एक हाइड्रोजन कर दिया तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1 निकल गया। 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 3 है तो 16 48, अर्थात 48 एक 49 हो गए। अगर 63 में 49 घटा दे तो बाकी जो शेष बचेगा उसका द्रव्यमान हो जाएगा, तो 9 4 13 हो गए, और ये 14, अर्थात जो शेष बचा उसका 14 U बचा। शेष द्रव्यमान क्या बचे, 14 U बचे।
चलिए, परमाणु के आकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? सभी परमाणु का आकार एक समान होता है। ये तो गलत बात है। ये कभी हम नहीं कह सकते हैं कि सभी परमाणु का आकार एक समान होता है। परमाणु का आकार नैनोमीटर के रेंज में होते हैं, ये बात सही है, क्योंकि परमाणु के आकार को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु अणु से बड़े होते हैं, ये भी गलत है। परमाणु अणु से बड़े नहीं होते। परमाणु को साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, ये भी गलत है। परमाणु के आकार नैनोमीटर, क्योंकि उसके आकार से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा, तो आकार को नैनोमीटर के रेंज में हम मापते हैं। बी फॉर बाहुबली इसका सही आंसर होंगे। अधिकांश कार्बनिक यौगिक के पूर्ण दहन के दौरान बनने वाले प्राथमिक उत्पाद को क्या कहते हैं? अब देखिए, अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, अगर आप उसको जला रहे हैं तो उसमें CO2 आप निश्चित रख दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो नहीं, क्योंकि पूर्ण दहन कहा। अगर आप पूर्ण दहन करता तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेते, तो ये तो गलत हो गया। और इसमें डी भी गलत हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं है। तो अब सोचो कि कज्जल, ये कज्जल क्या बनाएंगे? कुछ नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देगा, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएंगे। सी हमारा सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए, एक जो हाइड्रोजन प्लस, सबसे पहले चीज हम आपको बताएं कि यह अम्लीय में होता है या क्षारीय में होता है। तो पीएच मान इसका क्या होगा? घटेगा। और अर्थात हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही है, तो अम्ल में हाइड्रोजन प्लस और OH जो माइनस में वह क्षारीय में होता था, और आप है कि हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, तो विलयन का पीएच मान इसका क्या होगा? घटेगा। अर्थात वह अम्लीयता बहुत ज्यादा होते जाएगा। अम्लीयता क्या होते जाएंगे? ज्यादा होते जाएंगे। यहाँ देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। जब 112 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 18 ग्राम जल प्राप्त होते हैं, तो कितना सोडियम? देखो, ई दोनों को जोड़ दो, क्योंकि द्रव्यमान इसका अपरिवर्तित रहेंगे। तो अब जब हम ऊपर वाले को जोड़ दें तो 112 और 44, तो 44 46 और 10 56, 156 हो गया। उसमें से 18 ग्राम जल प्राप्त हो गया, तो घटा दो, तो 16 में से 8 गए 8, 4 में से 1 गया 3, 138 हो जाएंगे। 138 ग्राम शेष बच जाएंगे, और ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। ठीक है, चलो आगे आ जाइए। कौन, क्या पूछा जा रहा? कौन सा घ्राण सूचक का सबसे अच्छा वर्णक है? कौन सा घ्राण सूचक का सबसे अच्छा वर्णक है? तो घ्राण सूचक का सबसे अच्छा वर्णन पढ़िए। इसमें क्या क्या दिया है कि एक गैस जो केवल मजबूत अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करती है, एक ठोस अम्ल और क्षार दोनों में घुल जाता है, वह पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार में को गंध में बदल देता, उसी को घ्राण सूचक कहते हैं। सी इसमें सही है। घ्राण सूचक के लिए सही क्या है? कि वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार में गंध में क्या कर दे? बदल दे। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, साबुन अणु का जल रागी शीरा कैसा होता है? मतलब अगर जैसे कि हम अगर किसी जैसे कि जो जल में साबुन को घोला जाता है, तो उसका जो आगे का जल रागी शीरा होता है वो कैसा होता है? जैसे इसमें जो पहला ऑप्शन दिया, आयनिक और जल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। देखिए, अगर जल के साथ वो परस्पर क्रिया अगर नहीं करेगी तो जल की सांद्रता में कमी नहीं करेगी। ठीक है ना, क्योंकि जल को साबुन को घुलने की वजह से जो मिसेल बनता है वह इतना पतला कर देता है कि कपड़ों के आंतरिक कणों को भी बाहर करने की क्षमता रखती है जब हम किसी जल में साबुन को घोल देते हैं तो। ठीक है, तो आयनिक और जल के साथ परस्पर तो क्रिया अवश्य करेंगे। ठीक है, अभी बी इसका देखते हैं। उदासीन एवं अध्रुवीय होते नहीं। अन अ अनायनिक और तेल में विलय होते हैं, ये भी गलत है। अगर तेल में विलय होते तो जाहिर सी बात है कि कपड़ा में जो तेल लगा हुआ होता उसे कभी साफ ही नहीं कर पाता साबुन। आयनिक एवं जल में विलय होते हैं, ये भी गलत है। इसका सही आंसर ए हमें ज्यादा सटीक लग रहा है। ये इसका सही आंसर ए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार सूचक अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है? मतलब अब इसमें पूछा जा रहा है कि भाई देखो, अम्लीय माध्यम में रंगहीन होना चाहिए और जबकि क्षारीय माध्यम में गुलाबी होना चाहिए। अब इसमें कौन से ऐसे सूचक हैं जो जिनके पास ऐसा गुण होता है? तो देखिए, लिटमस पत्र के बारे में क्या कहा जाता है? लिटमस पत्र पे अगर अम्ल डाल देंगे तो लाल हो जाएगा। लिटमस पत्र पे अगर क्षार डाल देंगे तो वह नीला हो जाएगा। क्या अम्लीय माध्यम इसका रंगीन हुआ? नहीं, अम्लीय माध्यम तो लिटमस का ऐसे ही गलत हो गया। अम्लीय माध्यम लाल हो गए और जबकि क्षारीय माध्यम
नीला हो गया, तो ये तो चला गया। मेथिल ऑरेंज भी नहीं होंगे, तो इसका सही आंसर फिनोफ्थिलीन होंगे। क्या होंगे? फिनोफ्थिलीन पे अगर अम्लीय माध्यम में यह रंगहीन होते हैं, जबकि क्षारीय माध्यम में गुलाबी होते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए देख रहे हैं ना कि आप ग्रुप डी के भी प्रश्नों किस तरीके से, मतलब वन लाइनर प्रश्न को छोड़ करके आपको एनसीईआरटी बेस के आधार पे प्रश्न पूछा जा रहा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी आप जिनको पकड़ है समझ लीजिए उन्हीं का रिजल्ट होगा। तो चलिए इस प्रश्न में देखिए, कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया। अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए ये बात तो सही है कि जब कोई भी अपघटन अगर अभिक्रिया होता है उसमें ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कारण देखिए क्या कहा जा रहा है कि अभिकारक अणुओं को सरल उत्पाद में तोड़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है। हाँ, ऊर्जा अवशोषित होती है, इसीलिए तो ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर हम पहला कथन को सही मान रहे हैं तो दूसरी उसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की आवश्यकता था। तो ऊर्जा क्यों आवश्यकता था? क्योंकि ऊर्जा का अवशोषण होना वहां पे तय था, इसीलिए ऊर्जा अवशोषित हो गए। तो पहला ऑप्शन ही सही है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो नीले अप्रकाशित लौह क्या दर्शाता है? देखिए जब हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाएंगे और अगर उस जो जलने के बाद वह नीला लौ के द्वारा अगर जल रहा है तो हम वहां पे समझेंगे कि वह उच्च तापमान के साथ पूर्ण रूप दहन हो रहा है, तभी उसके रंग जो जलने के बाद कैसे हो जा रहे हैं? नीले हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आयनिक यौगिक के संदर्भ में प्रयुक्त पद शुद्ध इकाई द्रव्यमान में कौन से कथन सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किए गए हैं? तो इसमें जो आयनिक का जो कौन से सूत्र इकाई द्रव्यमान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया? सबसे पहला ऑप्शन पढ़िए, यह सहसंयोजक अणु के एक अणु में परमाणु की कुल संख्या होती है। गलत है। यह एक आणविक यौगिक के मोल के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये भी गलत है। चलिए आगे देख लीजिए, यह यह एक आयनिक यौगिक में सभी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के गुणनफल होते हैं। ये सही है। सूत्र इकाई द्रव्यमान में क्या होते हैं? गुणनफल होते हैं। तो सी सही इसका आंसर हो गया। चलिए, सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या कहता है? सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या कहता है? यही कहता है ना कि उसमें जो सभी परमाणु के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो, ऑक्सीजन क्या पूछा जा रहा है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित आप कर सकते हो? तो ऑक्सीजन क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, वो ऑक्सीजन की डिफिनेशन हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, जल में स्याही की एक बूंद डालकर यदि उसे बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो स्याही धीरे धीरे पूरे जल में प्रसरित हो रहे हैं। मतलब वो क्या हो रहा? फैल रहा। एक तरीके से हम कह रहे हैं कि संचलन विसरण की क्रियाएं वहां पे हो रही है, जल में प्रसरित हो जाती है। यह प्रक्षेप द्रव के गुणधर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। किस गुणधर्म को यह प्रदर्शित कर रहे हैं? तो ऐसा हम देखें कि जब नीले कण को उसमें डाले ना, तो नीले कण ऑटोमेटिक संचालन उसका खुद से हो रहा है। तो कणों का सतत संचलन होता है, उसको अस्थायी रूप से छोड़ेंगे तो पूरा में फैल जाएगा। निम्नलिखित में कौन से मिश्रण निलंबन है? तो निलंबन के बारे में हम क्या बोले? पंकित जल हो सकते हैं, कादो पानी वाले जो जल होते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान को परिभाषित करता है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में हम क्या बोले कि परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग्य जो होते हैं वह सूत्र इकाई के द्रव्यमान होते हैं। तो यह आयनिक यौगिक सूत्र इकाई के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के क्या इसमें होता है? योग्य होता है। चलिए, रेड क्रॉस विस्थापन अभिक्रिया में यदि तत्व X इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या हो रहा है वहां पे? अगर X इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा तो जो त्याग कर रहा वो ऑक्सीकरण हो गया और जो ग्रहण कर रहा हुआ अपचयन हो गया। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, वह कौन से कथन स्थिर अनुपात के नियम को का समर्थन करता है? देखिए स्थिर अनुपात के नियम क्या कहता है कि आप जिस अनुपात में किसी तत्व को अगर मिला रहे हैं तो वह उसी अनुपात में मिलेगा, अर्थात उसके अनुपात परिवर्तित नहीं होते हैं। मिश्रित कार्बनिक यौगिक वाले दो क्षेत्र की मिट्टी, ये गलत बात है। समान संरचना वाले दो स्रोतों से प्राप्त जल, हाँ ये सही हो सकते हैं। रेत वाला गलत हो जाएगा, खनिज वाला गलत हो जाएगा। B4 बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन से अवक्षेपण अभिक्रिया की व्याख्या करता है? तो इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया की व्याख्या का कौन सा करता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील ठोस बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं?
अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। निलंबन का निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म गलत है? तो निलंबन के गुणधर्म क्या? निलंबन के कण निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता। सही बात है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये हम अभी आपको बताए हैं। निलंबन के कण प्रकाश के किरण को प्रकीर्णित नहीं करता। गलत बात है, प्रकीर्णित कर देता, और यही गलत चीज है, और गलत ही हमें चुनना था, तो सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण का जल में घुलनशील पीएच मान 7 के निकट है? मतलब इसमें से किसका मान है जो 7 के निकट है पीएच मान? तो हम जाए NaCl नमक है जो एक लवण है, तो ये उदासीन लवण होते हैं। प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी स्टार्च को पानी में मिलाता है और देखता है कि मिश्रण ना तो पूर्ण विलयन है और ना ही निलंबन है। तो इस मिश्रण के कौन से गुण की पुष्टि करता है? जो कोलाइड के विलयन है। देखिए अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये कण है जो क्या बोले जाएंगे कि ये कण है जो किरण पुंज को प्रकीर्णित कर देगा, लेकिन स्थिर अवस्था में नहीं ठहरेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम सब 85 पे ही रुकेंगे। विषमांगी मिश्रण, इसमें कौन से विषमांगी मिश्रण है? तो मिट्टी क्या हो जाएंगे? विषमांगी मिश्रण है। बोलिए कि 1385 में क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि आज हमारा एग्जाम था तो थोड़ा सा, और MP आए ही थे, तो रात में तो ऐसे ही रात भर जागे रह गए, सुबह एग्जाम ही दे करके आए। बशर्ते आपके क्लास को लगातार लेने के उद्देश्य से हमने सोचा क्लास को शुरुआत कर देते हैं। तो अभी 100 प्रश्न हमारे पास और रह गए हैं, क्योंकि 1289, यहाँ 1385 और 1289, तो कल एग्जाम नहीं है। कल 100 प्रश्नों का रिकॉर्डेड एकदम कर दिया जाएगा। हम यहाँ इसको ध्यान रख लेते हैं कि 1385 के नीचे हमें करना है। और फिलहाल अभी हॉस्टल में जो आए हैं, तो यहाँ पे एक कमरे में 4 लोग हैं, एक साथ शिफ्ट हो सकता है, उनको भी काफ़ी बुरा लग रहा होगा इस चीज़ों से, इसलिए अभी तक हम उनसे बातें नहीं किए कि अगर क्लास 1 घंटा लिया जाए तो उससे आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा। चलिए साथ में लॉज में रुके हुए हैं, तो बाकी 1 घंटा कल समय निकाल करके इसको निपटा लिया जाएगा। ठीक है।